देखिए, इस वीडियो में हम यूआरएल शॉर्टनर डिज़ाइन करेंगे। यूआरएल शॉर्टनर करता क्या है, एक बड़ी यूआरएल लेता है जैसे कि मेरे सामने लिखी हुई है और इसको शॉर्टन कर देता है। जैसे ये छोटी हो गई इस समय। अब मैं इस छोटी यूआरएल को अगर मैं हिट करता हूँ तो बड़ी यूआरएल मेरे को मिल जाएगी। क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके फीचर्स देखेंगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि मेमोरी कितनी चाहिए, उसकी सीपीयू कितनी चाहिए, डिपेंडिंग कि आपके इंटरव्यूअर ने क्या बोला है आपसे कि कितनी रिक्वेस्ट आएंगी 1 सेकंड में या फिर 1 महीने में। जो ही बोला है उसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी देखेंगे कि भाई कितनी लगनी चाहिए। फिर हम देखेंगे डिजाइन गोल कि भाई इसके लिए हाई अवेलेबिलिटी जरूरत है, हाई कंसिस्टेंसी जरूरत है, क्या इसके लिए सही रहेगा। फिर हम इसका हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे एंड देन हम इसकी बात करेंगे स्केलिंग की इसको स्केल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, भाई छोटा कर देगा यूआरएल को, ठीक है, ये तो होनी चाहिए। फिर क्या है, रीडायरेक्शन। अगर मैं छोटी यूआरएल डालता हूँ क्रोम के अंदर तो वो रीडायरेक्ट हो जानी चाहिए टू लॉन्ग यूआरएल। फिर एक और फंक्शन क्या भाई, एक्सपायरी, कि हाँ भाई आज मैंने एक यूआरएल छोटी कर दी है, उसकी एक एक्सपायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे डेटाबेस में पड़ी रहे 100 साल 150 साल तक, ऐसा नहीं, एक एक्सपायरी भी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने आज एक यूआरएल छोटी कर दी है तो भाई 10 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हाईली अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपने एक यूआरएल छोटी करी है तो वो हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए, लो लेटेंसी होनी चाहिए कि हाँ भाई जैसे ही आपने छोटी यूआरएल डाली क्रोम के अंदर जल्दी से रीडायरेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं भाई टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। फिर यूआरएल्स शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल, हाँ भाई थोड़ी रेंडमनेस होनी चाहिए। एस्टिमेटिंग द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी स्टोरेज होनी चाहिए वो सब। हाँ तो भाई कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए। सबसे पहली बात बताइए कि हमारी जो यूआरएल शॉर्टनर बनने जा रही है वो रीड हैवी होगी या फिर राइट हैवी होगी। सिंपल सी बात है, यूआरएल शॉर्टनर का सिंपल सा मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा यूज होगी वो यूआरएल जो है, ठीक है, तो रीड हैवी होगी। आपके इंटरव्यूअर ने बोल दिया भाई कि 100:1 का रेशो होगा ये रीड टू राइट का। अगर 100 रीड कॉल्स आ रही है तो 1 राइट कॉल आएगी। इसका मतलब क्या है, राइट कॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि एक नई शॉर्ट यूआरएल जनरेशन, ठीक है ना, यानी कि 100 रीडायरेक्शन होंगे और एक नई यूआरएल, समझ रहे हो इसका मतलब ये है। अगर 1000 रीडायरेक्शन होंगे तो इस रेशो के अकॉर्डिंग 10 न्यू यूआरएल जनरेट होंगे, ठीक है भाई। तो आपके इंटरव्यू ने बोल दिया कि सुनिए रेशो है 100:1 का, ठीक है, और हर मंथ 1 मिलियन न्यू यूआरएल्स होंगे। ये आपका इंटरव्यू बोलेगा कि भाई क्या स्कोप है इसका, कितने रिक्वेस्ट आएंगी। अगर नहीं बोलेगा तो आपको पूछना है, ठीक है भाई। उतना बोल दिया उसने, क्या बोल दिया कि हर महीने 1 मिलियन न्यू यूआरएल्स आएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी कि 1 मिलियन शॉर्ट यूआरएल्स बन जाएंगे 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो रिडायरेक्शन कितने होंगे 1 महीने में, 100 मिलियन, क्योंकि रेशो गिवन है। तो निकालते हैं, क्वेरी पर सेकंड निकालते हैं, ठीक है, क्वेरीज पर सेकंड निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 मिलियन रीडायरेक्शन यानी कि 100 मिलियन रीड कॉल्स आएंगी, ठीक है, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 मंथ, कितना आ गए 50 क्वेरी पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड 50 क्वेरीज आएंगी रीडायरेक्शन की, रीड कॉल्स की, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया, 50 क्वेरी पर सेकंड हुई, ठीक है। क्या करना चाह रहा हूं मैं निकालना चाह रहा हूं स्टोरेज निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। मेरी आंखों के सामने लिखा हुआ है एवरी मंथ 1 मिलियन न्यू यूआरएल्स, ठीक है, और एक्सपायरी कितनी है, मैंने पूछ लिया इंटरव्यूअर से, भाई एक्सपायरी कितनी है, उसने बोला 10 साल, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसने 2 चीज बता दी है कि भाई 1 मिलियन न्यू यूआरएल्स आएंगे हर महीने और एक्सपायरी 10 साल की है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 मिलियन इंटू 12 इंटू 10, इससे क्या निकलेगा टोटल यूआरएल्स इन 10 साल। और मैंने बोला कि भाई एक यूआरएल का साइज मान लीजिए 500 बाइट्स है, ठीक है। तो ये जो कहानी लिखी हुई है 1 मिलियन इंटू 12 इंटू 10 इंटू 500, ये क्या है, टोटल साइज है इन बाइट्स, जो कि मुझे चाहिए होगा 10 साल के लिए, क्योंकि इंटरव्यू ने बोला है कि 1 मिलियन क्या आएंगे, यूआरएल्स आएंगे, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू 12 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया एक यूआरएल का साइज 500 बाइट्स, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 जीबी। तो मैंने बाइट्स को जीबी में कन्वर्ट कर दिया है, 60 जीबी स्टोरेज चाहिए, यानी कि हार्ड डिस्क जो होगी वो 60 जीबी, क्योंकि बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हार्ड डिस्क की बात हो गई है, सेकेंडरी मेमोरी की बात हो गई है। अब हम कैशिंग भी रखेंगे, कैसे रखेंगे बाद में रखेंगे, हाँ भाई कैशिंग रखेंगे, तो उसके लिए रैम की जरूरत पड़ेगी। और टाइम टू लिव जो है ना वो 1 दिन का रख रहे हैं हम,
कितना दिन का रख रहे हैं? 1 दिन का। ठीक है भाई, तो रैम के लिए अपने दिमाग में रख लीजिए कि हाँ भाई मेरे को रैम चाहिए और 1 दिन का TTL है, 1 दिन में एक्सपायर हो जाएगी वो। ठीक है, मैंने क्वेरीज पर सेकंड निकाली थी, 50 क्वेरीज पर सेकंड आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 क्वेरी पर सेकंड है तो पर डे क्वेरीज कितनी होंगी? 5 मिलियन क्वेरीज पर डे होंगी, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मैंने बोला कि बस मैं 25% को ही कैश करूंगा, सिर्फ मैं 25% को ही कैश करूंगा। ठीक है भाई, तो 5 मिलियन का 25% निकाला, कितना आया? 1.25 मिलियन। 1.25 मिलियन क्वेरीज आएंगी पर डे इन कैश। इनटू कर दिया 1 के साइज से 500 बाइट, यानी कि 1 GB अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1 GB की रैम चाहिए फॉर कैशिंग। ठीक है भाई, मेन मेमोरी हो गई है, सेकेंडरी मेमोरी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डिजाइन गोल के ऊपर। रीड इंटेंसिव होगा, ठीक है पता है। हाईली अवेलेबल होना चाहिए, लो लेटेंसी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा आके शॉर्ट कर रहा है यूआरएल। ये ऊपर ऊपर से क्या है, डिजाइन गोल्स हैं, डिजाइन हम अभी करेंगे, ये चीजें जो हैं अभी अचीव करेंगे हम। हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं भाई। हाई लेवल डिजाइन बोले तो एपीआई कौन कौन सी होंगी, डेटाबेस कौन कौन से होंगे, एल्गोरिदम क्या यूज करेंगे, डिजाइन क्या होगा। डिजाइन बोले तो सुंदर डिजाइन बना देंगे। एपीआई की बात कर रहे हैं भाई, एक मेन एपीआई क्या होगी भाई, शॉर्ट करने की। दूसरी एपीआई डिलीट यूआरएल, अगर आपको देनी है ऐसी कोई फंक्शनैलिटी देनी है ऑब्वियसली। फिर साइन अप, यूजर साइन अप करेगा उसके लिए एपीआई, लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा, और एक सर्विस या फिर एपीआई रिडायरेक्शन की। ठीक है, ये एपीआईज होंगी मेरी। ये जो रिडायरेक्शन लिखा हुआ मैंने, ये हो सकता है एपीआई हो सकता है अलग एक सर्विस बनाई हुई हो। तो शॉर्ट यूआरएल की बात करूं मैं, उसमें क्या जा रहा है, ओरिजिनल यूआरएल जा रही है, यूजर आईडी जा रही है। ठीक है, हर एक यूजर जो होगा वो पहले क्या करेगा, साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, तभी वो शॉर्ट कर पाएगा यूआरएल को। तो इसलिए यूजर आईडी जा रही है। हर एक यूजर के लिए एक एपीआई की जनरेट की जाएगी ताकि सिक्योरिटी रहे, तभी तो मतलब है भाई लॉगिन का। और उसकी फिर एक्सपायरी भी जाएगी, अगर उसको मैनुअली देनी है तो मैनुअली, नहीं तो हमारा 10 साल तो है ही। फिर एक डिलीट यूआरएल भी दे दिया है, साइन अप, लॉगिन, लॉग आउट एंड रिडायरेक्शन बताया मैंने। ठीक है भाई, एपीआई हो गई। अब बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस हम यूज करेंगे MongoDB। क्यों यूज करेंगे MySQL क्यों नहीं? हम रिलेशनल नहीं करेंगे, हमें इजीली स्केलेबल चाहिए चीजें, तो MongoDB क्या है, हमारी फर्स्ट चॉइस है। हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी इवेंचुअली होती है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि MongoDB में है, जो कि NoSQL में है। समझ रहे बात? इसलिए हम क्या यूज करेंगे, MongoDB यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 हम कलेक्शन बना लेते हैं, एक यूआरएल कलेक्शन बना लिया, एक हमने बना लिया कलेक्शन यूजर्स, और उसमें ये फील्ड्स बना दी, ओरिजिनल यूआरएल, शॉर्टन यूआरएल, यूजर आईडी, एक्सपायरी डेट एंड क्रिएटेड डेट। उसी तरह से एक और कलेक्शन बनाया यूजर के नाम से, जिसमें मैंने लिखा है यूजर आईडी, नेम, ईमेल, एपीआई की एंड क्रिएटेड डेट। ठीक है भाई, एपीआईज हो गई हैं, डेटाबेस हो गया है, एल्गोरिदम की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम कौन से लगाएं। मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि लॉन्ग यूआरएल जो है वो शॉर्ट बन जानी चाहिए और कोई कोलिजन नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब क्या, देखो मेरे सामने 2 यूआरएल्स हैं, बड़ी 2 यूआरएल्स, मेरे को वो छोटी करनी है। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, कैसे करूंगा मैं, मैप का इस्तेमाल करके, कि भाई क्या करूंगा मैं, जैसे ही एक मैंने क्या किया, बड़ी यूआरएल आई मेरे पास, ठीक है, राइट की कॉल आई, मैंने कुछ कर दिया, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल बना दिया, फिर एक मैप बना दिया कि में शॉर्ट यूआरएल डाल दिया, वैल्यू में बड़ा यूआरएल डाल दिया। ये करता जा रहा हूं मैं, एक मैप बना दिया मैंने। ये बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हाईली स्केलेबल कतई नहीं है। तो क्या किया जाए, एक है MD5 हैश। मेरे पास राइट की कॉल आई कि भाई ये लो बड़ी यूआरएल, इसको छोटी करके लाओ। ठीक है, मैंने रख लिया अपनी जेब में कि हाँ भाई बड़ी यूआरएल है, उसका MD5 हैश निकाल लिया। अब MD5 हैश जो है वो एक यूनिक स्ट्रिंग देता है। ठीक है, 128 बिट का होता है शायद वो। हाँ अच्छा, यूनिक आ गया। हाँ भाई, लेकिन मेरे को 128 का चाहिए नहीं, हो सकता है मेरे को शॉर्ट कर रहा हूं ना मैं, 128 का थोड़ी चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए भाई 5 का या फिर 6 का या फिर 7 का। ठीक है, मान लेते 7 का ले रहा हूँ। स्टार्टिंग की मैंने 7 कैरेक्टर्स उठा लिए, उसके MD5 हैश जो आया है। ठीक है, जैसे कि एक ये यूआरएल ले लेते हैं, ये लॉन्ग यूआरएल है, और ये MD5 हैश जनरेटर में डाल दिया, जनरेट किया मैंने फटाफट से। देखो ये आ गया MD5 हैश। ठीक है, इतना बड़ा तो चाहिए नहीं मेरे को, मान लेते हैं मेरे को 6-7 चाहिए स्टार्टिंग की। तो हो सकता है कि मेरे पास 2 यूआरएल है, एक ही साथ में दोनों ने हैश जनरेट किया, स्टार्टिंग के 7 उठा लिए मैंने इनमें से। ठीक है, ये वाले तो हो सकता है इन दोनों के जो स्टार्टिंग के साथ है वो सेम है, तो कोलिजन हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए अपने को। यानी कि 2 रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग, शॉर्ट एंड अवॉइड कोलिजन्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम सोचते हैं कि लेंथ ऑफ यूआरएल क्या होगी। तो शॉर्ट यूआरएल बना रहे हैं हम, उसकी लेंथ क्या रखें। अच्छा, इंटरव्यूअर ने बोला था कि हर महीने 1 मिलियन न्यू यूआरएल्स आएंगे। ठीक है, जो कि हमें छोटे करने हैं। ठीक है, यानी कि 10 साल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10 साल हमने बोला था कि 10 साल उसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, 10 साल में कितने न्यू यूआरएल्स
यूजर्स जाएंगे, इतने हो जाएंगे, 1 मिलियन इंटू 12 इंटू 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होते। 10 साल में इतने न्यू यूआरएल्स आ जाएंगे। अब देखिए कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z एंड 0 to 9, यानी कि 62 कैरेक्टर्स हैं ये टोटल, एंड 62 कैरेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 0 to 9 यूज करने हैं नंबर सिर्फ, तो हम क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, बेसिकली बेस 10 बोलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अब देखो कर तो हम सकते हैं, 0 to 9 भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कम बनेंगे ना उसमें, समझ रहे हो। मान लीजिए 4 लेंथ का मेरे को शॉर्ट यूआरएल बनाना है। अच्छा, तो अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम लेता हूँ, बेस 10 लेता हूँ, तो इसके लिए कितनी चॉइस है, 10 चॉइस है, इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10, ठीक है, 10 की पावर 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं 62 कैरेक्टर यानी कि A to Z 0 to 9 यानी कि 62 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका यूज करना है, तो इसके लिए कितनी चॉइस, 62 62 62 62, ठीक है, यानी कि 62 की पावर 4, समझ रहे हो। ऑब्वियसली हम ये वाला 62 वाला चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहे हैं, लेस चांस ऑफ कोलिजन, हमारे लिए चॉइसेस बहुत सारी हैं। अच्छा, 0 to 9 को बोलते थे बेस 10, इसको क्या बोलेंगे, बेस 62, ठीक है भाई। तो अगर लेंथ 1 होगी शॉर्ट यूआरएल की तो 62 चॉइस आएंगे, यानी कि 62 शॉर्ट यूआरएल जनरेट कर सकते हैं, 2 के लिए 62 इंटू 62, 62 इंटू 62, इसके लिए 62 चॉइस, इसके लिए 62, 3 लेंथ होगी 62 इंटू 62 इंटू 62, n अगर आएगा नंबर तो 62 की पावर n होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। n कैरेक्टर्स यानी कि 62 की पावर n यूनिक कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। अच्छा, अब ये 62 की पावर n इज ग्रेटर देन, हम लिख दें न्यू यूआरएल्स इन 10 ईयर्स, और न्यू यूआरएल्स इन 10 ईयर्स हमने कैलकुलेट किया था, कितने थे, इतने थे। इस इक्वेशन से n की वैल्यू जाएगी, समझ रहे हो बात को। ये क्या है, देखो ये मेरी आंखों के सामने क्या है, न्यू यूआरएल्स, टोटल यूआरएल्स, ठीक है, इन 10 ईयर्स, जो कि हमने छोटे किए हैं 10 साल में, ये छोटा होना चाहिए इस नंबर से, समझ रहे हो, टोटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इससे क्या जाएगा, इससे n की वैल्यू जाएगी, भाई देखो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार लेंथ आपको कितनी रखनी है, इतनी रखनी है, उसका लॉग बेस 62 कर दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं है, इसका लॉग ले लिया दोनों तरफ, और कुछ नहीं है, बेस 62 में कितनी आ गया, 4.5 आ गया, इसका सीलिंग ले लेंगे हम, ठीक है, 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। जनरली क्या लेते हैं, जनरली हम 7 लेते हैं हर जगह, ठीक है, तो हम 7 ही लेंगे इस वीडियो में, 5 ले सकते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं 7 ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई 1 मिलियन पर मंथ, उसके अनुसार तो 5, लेकिन मेरी मर्जी 7 ले लिया मैंने, एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूँ। अब देखो 62 की पावर 7 आएगा, 62 की पावर 7 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3.5 ट्रिलियन बनेंगे, ठीक है। मैंने बताया था MD5 हैश तो हम नहीं लेंगे, बताया था अभी, कोलिजन हो जाएंगे, हम लेंगे बेस 62। अब बेस 62 का इनपुट क्या होता है, एक नंबर होता है, नंबर। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होगा स्मॉल A to Z कैपिटल A to Z 0 to 9 का कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। मैंने बोला था हैश मैप तो यूज करेंगे नहीं हम। अच्छा, हम MD5 भी यूज नहीं करेंगे। MD5 क्यों यूज नहीं करेंगे, उसमें कोलिजन आ रहे थे, ठीक है। मैंने बोला बेस 62 यूज करेंगे, और उसका जो इनपुट होता है वो नंबर होता है, ठीक है भाई। अच्छा, नंबर होता है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, कोलिजन नहीं लेने मेरे को बिल्कुल भी। मेरे पास एक बड़ी यूआरएल आई, MD5 तो ले नहीं रहे, तो मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। अच्छा, रैंडम नंबर जनरेट कर दिया मैंने, और उसका बेस 62 निकाल लिया। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग आएगी वो मैंने सेव करा दी डीबी में कि भाई लो ये है उसकी शॉर्ट यूआरएल जो अभी आई थी उसकी रिक्वेस्ट की, ठीक है। दूसरी लॉन्ग यूआरएल आई, फिर से रैंडम नंबर जनरेट कराया। अब रैंडम नंबर जनरेट कराया मैंने और उसको फिर से सेव करा दिया डीबी में कि भाई जो नई यूआरएल ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट यूआरएल ये है। अच्छा, हो सकता है लेकिन जो रैंडम नंबर पिछली बार जनरेट किया था वही जनरेट हो जाए। अच्छा, तो हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे डीबी में कि देखो पुट इफ एब्सेंट वाला, कि भाई ये जो आउटपुट आया है अगर ये ऑलरेडी एब्सेंट है तभी उसको पटको, अगर पहले से प्रेजेंट है तो नहीं डालना। तो दोबारा से दूसरा रैंडम जनरेट करो नंबर, फिर से उसका बेसिक निकालो, फिर से चेक करो डीबी में कि भाई देखो ये अगर एब्सेंट है तभी डालो। लेकिन इसमें दिक्कत है, मोंगो डीबी में कंसेंट होते ही नहीं है, वो तो रिलेशनल डेटाबेस में होते हैं, तो ये तो नहीं कर सकते हम। अच्छा, यानी कि डीबी साइड तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, डीबी साइड तो हम कुछ नहीं कर सकते, और ये नंबर जो है वो यूनिक ही होना चाहिए हर यूआरएल के लिए। MySQL तो है ही नहीं, तो हम यूज कैसे करेंगे उसको। फिर आता है रेडिस। मान लेते हैं एक काउंटर ले लेता हूं मैं, एक काउंटर ले लेता हूं, जैसे ही एक नई रिक्वेस्ट आएगी ना वो काउंटर को चेक कर लेगी, उसको बढ़ाती रहेगी, हर नई रिक्वेस्ट के लिए बढ़ाते रहेंगे उस काउंटर को, और उस काउंटर को रेडिस पे डाल देंगे, बस खत्म हो गया काम। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा रेडिस बंद तो सब बंद, काउंटर ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपकी जो यूआरएल शॉर्टनर की सर्विस जो है वो उसकी जार बना रखी है, 3 सर्वर डाल रखी है और तीनों सर्वर इसी रेडिस से बात कर रहे हैं। आप में दिमाग है, आपने इसी को रेप्लिकेट कर दिया। अब इसको रेप्लिकेट कर दिया तब भी दिक्कत है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है ना भाई, हमें तो हाईली कंसिस्टेंट चाहिए ये काउंटर वाली चीज। हम नहीं कह सकते कि 2
यूआरएल के लिए सेम काउंटर वैल्यू आ गई, नहीं तो रेडियस भी नहीं चलेगा। हम क्या काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटाने के लिए कि 2 रेडियस बना दें, ठीक है। अच्छा ठीक है, और रेप्लिकेशन भी नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग रेडियस बना दें, और जितनी जार है मेरी यूआरएल शॉर्टनर की, जितने भी सर्वर हैं यूआरएल शॉर्टनर के, ठीक है, मान लीजिए 2 हैं, तो एक पहले वाले रेडियस से बात करेगा, दूसरा दूसरे वाले रेडियस से बात करेगा, ठीक है। और पहले वाले रेडियस से बोल दिया है मैंने कि भाई आपको नंबर जनरेट करने हैं इस रेंज से इस रेंज तक, ठीक है, दूसरे वाले से इस रेंज से इस रेंज तक, एक रेंज दे दी दोनों को, ठीक है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत है, मान लीजिए फ्यूचर में तीसरा ऐड करना पड़ गया मेरे को, तीसरा रेडियस सर्वर, ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि इनकी रेंज जो है वो ओवरलैप ना पड़ जाए, ठीक है, या फिर एक रेडियस बंद पड़ गया, ठीक है, तो भी दिक्कत है। तो ये मैनेज करना पड़ेगा मेरे को कि हाँ भाई इनकी रेंज मैनेज करनी है मेरे को, तो ये भी इशू है। सॉल्यूशन क्या है, अपाचे ज़ूकीपर। ज़ूकीपर का काम यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, मैनेजमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूट सर्वर का। तीनों जो सर्विस हैं, चारों जो सर्विस है मेरी यूआरएल शॉर्टनर की, ठीक है, ये कम्युनिकेट करेंगी ज़ूकीपर से। वहां पे हम लिख देंगे कि हाँ भाई इस सर्विस को ये रेंज देनी है, इस सर्विस को ये, इस सर्विस को ये, ठीक है, इस रेप्लिका को ये रेंज, इस रेप्लिका को ये रेंज, इस रेप्लिका को ये रेंज। तो ये डिजाइन है भाई। रिक्वेस्ट आई, राइट की रिक्वेस्ट आई, मान लीजिए लॉन्ग यूआरएल आया, लोड बैलेंसर से गए सर्वर पे, सर्वर ने कम्युनिकेट किया ज़ूकीपर को, वहां से उस कॉरस्पॉन्डिंग रेंज का काउंटर कहां तक पहुंच चुका है वो उसको मिल गया, ठीक है, वो काउंटर मिल गया, उसका बेस 62 निकाला। अच्छा, काउंटर का बेस 62 निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना हर एक यूआरएल कॉरस्पॉन्डिंग एक काउंटर की वैल्यू आएगी जो कि यूनिक होनी चाहिए, ये। अच्छा, उसका बेस 62 निकाला, उस बेस 62 की वैल्यू को शॉर्ट यूआरएल बन गया है वो हमारा। अच्छा, अब वो शॉर्ट यूआरएल सेव कर दिया हमने मोंगोडीबी में, जब वापस आएंगे तो कैश में सेव करते हुए आएंगे, ठीक है, ये है कहानी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मैंने मोंगोडीबी में कंसिस्टेंट हैश पार्टीशनिंग एंड रीड राइट रेप्लिका। अच्छा, क्योंकि ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो रीड हैवी है, तो हम क्या करेंगे, रीड राइट रेप्लिका बना देंगे, ठीक है। कई सारे रीड बना दिया, एक राइट बना दिया ऐसे, क्योंकि रीड हैवी है, सही बात है। और कंसिस्टेंट हैश पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, स्केल कर रहे हैं हम, पार्टीशन कर रहे हैं अपने टीबी को। अब पार्टीशनिंग की बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बेस्ट होती है कंसिस्टेंट हैश पार्टीशनिंग, जिसका लिंक यहाँ मिल जाएगा, हमने पढ़ा रखा है। और मैंने रेडिस में लिखा हुआ है LRU कैश इविक्शन, बोले तो क्या, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को हम भगाते रहेंगे। तो APIs हो गई है, डेटाबेस हो गया है, एल्गोरिदम हो गया है, डिजाइन हो गई है, और वीडियो भी समाप्त हो गई है।